back once again to your own channel Judicious. Caveat emptor एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है let the buyer beware या फिर खरीदार सावधान रहे। अब आखिर एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है? इन क्वेश्चंस का आंसर हम ढूंढेंगे इस सेशन में डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टोर के थ्रू। डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टोर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। इसका ट्रांसलेशन है लेट द बायर बिवेयर, जिसका मतलब है कि ये डॉक्ट्रिन बायर्स के ऊपर उनकी चॉइस, जो भी उन्होंने खरीदा है अपनी खुद की फ्री विल से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर्स के ऊपर ही डालती है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 16 में क्लियरली मेंशन्ड है कि there is no implied warranty or condition as to the quality or the fitness for any particular purpose of goods supplied under such a contract of sale। आइए इसको समझते हैं। एक सेलर अपने गुड्स को ओपन मार्केट में अवेलेबल कराता है और एक बायर सारे ऑप्शंस को देखने समझने के बाद अपनी चॉइस से एक प्रोडक्ट कोई खरीदता है। अब मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट बायर ने खुद अपनी चॉइस से खरीदा वो डिफेक्टिव निकलता है बाद में, या फिर उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। ऐसी सिचुएशन में इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि बायर ने खुद अपनी चॉइस से जो प्रोडक्ट खरीदा है उसकी क्वालिटी के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर इस डॉक्ट्रिन का जो पर्पस है वो ये है कि बायर को वो ज्यादा अवेयर रखे, ज्यादा माइंडफुल रखे कि वो क्या चूज कर रहे हैं खरीदने से पहले। ये बायर की ड्यूटी है कि वो जो भी प्रोडक्ट खरीद रहा है या खरीद रही हैं उसकी क्वालिटी और यूजफुलनेस को चेक करने के बाद ही प्रोडक्ट को परचेज करें। आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच का ट्रांजैक्शन है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक हॉर्स, एक घोड़ा खरीदा, हॉर्स परचेज करा, और उस हॉर्स को परचेज करने के पीछे मिस्टर ए का पर्पस था कि वो उस हॉर्स को किसी हॉर्स रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाना चाहते थे। मगर ये बात मिस्टर ए ने मिस्टर बी को हॉर्स परचेज करते टाइम नहीं बताई, यानी किस वजह से वो इस घोड़े को खरीद रहे हैं ये पर्पस उन्होंने मिस्टर बी को नहीं बताया। अब किसी वजह से अगर ये हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए अनफिट होता है, वैसे वो एनिमल ठीक है मगर ट्रेनिंग नहीं है उसके पास, या किसी और वजह से वो रेस के लिए अब रेडी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में किसकी गलती यहां पर मानी जाएगी, मिस्टर ए की या मिस्टर बी की? तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर मिस्टर बी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को हॉर्स परचेज करने के पीछे की उनकी क्या इंटेंशन थी, क्या मंशा थी, क्या इच्छा थी, वो नहीं बताई थी। हाँ, मगर दो कंडीशंस में मिस्टर ए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर बी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। पहली कंडीशन है अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को वो हॉर्स परचेज करने के पीछे का अपना पर्पस बता दिया होता। ऐसी सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर बी की आती अगर वो हॉर्स उस पर्पस था हॉर्स रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, अगर हॉर्स उसके लिए अनफिट होता तो मिस्टर बी की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती। और सेकंड कंडीशन है अगर मिस्टर ए कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं मिस्टर बी से जिसमें कि वो मिस्टर बी की नॉलेज या टेक्निकल एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जो कि इस केस में नहीं है। हॉर्स के केस में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर कोई टेक्निकल प्रोडक्ट, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदा जाता है तो बिल्कुल जो बायर है वो सेलर की नॉलेज और टेक्निकल एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, निर्भर होता है। वैसी सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेलर की आ जाती है, यानी इस केस में मिस्टर बी की। तो आइए डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टोर के कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं, कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जहां पर ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होती। पहला है फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर द बायर्स पर्पस। सेकंड इज गुड्स परचेज्ड अंडर ब्रांड नेम। थर्ड इज गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। फोर्थ, गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। फिफ्थ, सेल बाय सैंपल। सिक्स्थ, सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल। एंड द लास्ट इज यूजेज ऑफ ट्रेड। तो पहला एक्सेप्शन हम देखते हैं, फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर द बायर्स पर्पस। जब बायर सेलर को उस परचेज करने के पीछे का बायर का क्या मकसद है, किस पर्पस से वो गुड्स खरीद रहा है, ये बता देता है, तो ये बात ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि अब जो बायर है वो सेलर के जजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
तो यहां पर ये सेलर की ड्यूटी बन जाती है कि वो इंश्योर करे कि जो गुड्स वो सेल कर रहा है वो बायर के यूजेज के हिसाब से हो और उसकी यूजेज को वो मैच करे। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। अगेन मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच का ट्रांजैक्शन। इस बार मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक बाईसाइकिल परचेज करी और इस बाईसाइकिल को खरीदने के पीछे का मिस्टर ए का मकसद था कि वो इसको माउंटेन्स पर ट्रैकिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए, माउंटेन्स पर वो उसको चलाएंगे। और इस दफा मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये बात क्लियरली मेंशन कर दी कि मुझे किस पर्पस से ये साइकिल खरीदनी है। अब इस सिचुएशन में अगर ये सब कुछ जानते हुए भी कि मिस्टर ए क्यों साइकिल खरीदना चाह रहे हैं, मिस्टर बी कोई ऐसी साइकिल उन्हें बेच देते हैं जो माउंटेन्स पर जाते ही खराब हो जाती है या वहां चलने के लिए फिट नहीं है, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इन दोनों में से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मिस्टर ए की या मिस्टर बी की? इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर बिल्कुल मिस्टर बी रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, क्योंकि मिस्टर ए ने साइकिल खरीदने से पहले ही अपनी इंटेंशन मिस्टर बी को क्लियरली बता दी थी। सेकंड एक्सेप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है गुड्स परचेज अंडर ब्रांड नेम। अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं किसी भी सेलर से, तो इस सिचुएशन में सेलर की उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर ब्रांड की होगी जिसका आपने वो प्रोडक्ट परचेज करा है। तीसरा एक्सेप्शन है गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। जब बायर ऐसे गुड्स खरीदता है, चाहे ऑनलाइन या किसी और मीडियम से, जहां पर वो गुड्स की डिस्क्रिप्शन को देखकर परचेज डिसीजन लेता है, तो ये भी एक एक्सेप्शन होगा इस डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर का। क्योंकि अगर वो गुड्स जो बायर ने डिस्क्रिप्शन को देखकर खरीदते हैं, एक्चुअल में अगर वो गुड्स उस डिस्क्रिप्शन को मैच नहीं करते, तो इस सिचुएशन में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगला एक्सेप्शन है गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 16(2) के अंदर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जो सेलर गुड्स को बाय डिस्क्रिप्शन बेच रहा है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के गुड्स बेचे। मर्चेंटेबल क्वालिटी से यहां पर मतलब है ऐसे गुड्स जो मार्केट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो और उनको पास कर पाए। हां, मगर अगर बायर को ये मौका मिल जाता है कि वो खरीदने से पहले गुड्स को चेक कर सकता है खुद, तो इस सिचुएशन में यह एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब जब एक बार बायर ने खरीदने से पहले गुड्स चेक कर लिए, उसको वो चांस मिल गया, तो फिर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर के ऊपर आ जाएगी। पांचवा एक्सेप्शन है सेल बाय सैंपल। अगर कोई बायर गुड्स खरीदता है और गुड्स खरीदने से पहले कुछ एक सैंपल को एग्जामिन करता है, सैंपल उसे ठीक लगता है और वो बाकी गुड्स खरीद लेता है, इस सिचुएशन में डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। अगर जो बाकी के गुड्स हैं, सैंपल के अलावा जो उसने बाकी सामान खरीदा, उस सैंपल को देखकर उसके बेसिस पर अगर वो सारे गुड्स सैंपल को मैच नहीं करते, तो यहां पर भी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, सेलर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अगर कोई सेल हो रही है व्हीट के यानी गेहूं के 4 बैग्स की, तो नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में जो सेलर है वो बायर को अलाउ करता है कि वो इन 4 बैग में से किसी भी एक बैग में से थोड़ा सा एक सैंपल व्हीट का लेकर उसकी क्वालिटी चेक कर ले। पर अगर किसी वजह से जो बाकी का कंसाइनमेंट है, मतलब पूरे 4 बैग्स का जो व्हीट है, वो उस सैंपल की क्वालिटी को मैच नहीं करता, तो इस सिचुएशन में यहां पर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। छठा एक्सेप्शन है सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल। अगर जो सेल है वो सैंपल या डिस्क्रिप्शन या दोनों के थ्रू होती है, तो इस सिचुएशन में बायर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर वो गुड्स जो हैं वो उस सैंपल को मैच नहीं कर रहे या उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। इस सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे सीधे सेलर के ऊपर आएगी। सेकंड लास्ट एक्सेप्शन है यूजेज ऑफ ट्रेड। एक अंडरस्टूड या ऑटोमेटिक इंप्लाइड कंडीशन या वारंटी है कि जो गुड्स बेचे जा रहे हैं वो फिट टू यूज होंगे और क्वालिटी वाइज ठीक होंगे। मगर अगर कोई सेलर इस रूल से, इस सिद्धांत से डेविएट होता है, तो भी यहां पर कैविएट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर फिर दोबारा आ जाते हैं हम मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच का ट्रांजैक्शन, और इस बार मिस्टर ए ने मिस्टर बी से उनके शिप के कंटेंट्स, मतलब उनके शिप में जो भी गुड्स आ रहे थे उनको खरीदने का डिसीजन लिया। अब मिस्टर बी को यह बात पता थी कि जो गुड्स उनके शिप में आ रहे हैं वो ऑलरेडी पानी से डैमेज हो चुके हैं, मगर उन्होंने ये बात मिस्टर ए को नहीं बताई। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मिस्टर ए या मिस्टर बी?
बहुत सिंपल सा फंडा है, मिस्टर बी ही यहां पर रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि उन्होंने ही डिफेक्टेड गुड्स बेचे हैं। मतलब कि यूजेज ऑफ ट्रेड का जो सिद्धांत है कि गुड्स, अच्छे गुड्स बेचे जाएं, फिट गुड्स बेचे जाएं, उनकी क्वालिटी ठीक हो, उसको मिस्टर बी ने तोड़ा, इसलिए उनकी यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। और हमारा आखिरी एक्सेप्शन है फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन बाय द सेलर। अगर कोई सेलर कोई गुड्स बेचता है और बायर की कंसेंट लेता है फ्रॉड के जरिए, तो भी कैविएट एम्प्टोर अप्लाई नहीं होगा। और एक और बात यहां पर यह भी है कि जो सेलर है, अगर वो डिफेक्टेड गुड्स को बेचता है, जो कि बाद में पता चल जाता है बायर को कि ये गुड्स डिफेक्टेड थे, सेल होने के बाद भी चाहें, तो भी यहां पर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, सेलर को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा क्योंकि उसी ने डिफेक्टेड गुड्स सेल करे हैं। इसी डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टोर के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करके सेशन को वाइंड अप कर देंगे। अगेन मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच का ये एक किस्सा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कुछ मैंगोज, आम परचेज करे और इन मैंगोज को परचेज करने के पीछे मिस्टर ए का पर्पस था कि उन्हें मैंगो आइसक्रीम बनानी थी, मगर ये बात उन्होंने मिस्टर बी को नहीं बताई कि वो किस पर्पस से मैंगोज परचेज कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि ये जो मैंगोज हैं वो मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए उस टाइम पर फिट नहीं है, मतलब वो उतने राइप नहीं है, पके हुए नहीं है, कच्चे मैंगोज हैं। इस सिचुएशन में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी, मिस्टर ए की या मिस्टर बी की? तो यहां पर मिस्टर बी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, यानी सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा बायर है मिस्टर ए है, उन्होंने अपनी इंटेंशन सेलर को बताई ही नहीं कि वो किस पर्पस के लिए उन मैंगोज को परचेज कर रहे हैं। So with this, I conclude this session. Thank you so much for listening. Hope you liked the video and understood the topic. Till the time we meet next, it's me Amit Sharma signing off. Bye bye and take care. Thank you so much.